हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आरजीएस प्लेटफॉर्म पर। मध्यकालीन भारत की ये हमारी आज 5वीं वीडियो है और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हम पढ़ने वाले आज तुगलक वंश को। ठीक है, तो ये हमारी आज 5वीं क्लास है। आप अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें आपको पूरा भारतीय इतिहास के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत को हम समझा चुके हैं। ठीक है, मध्यकालीन की ये 5वीं वीडियो है और लगातार ये डेली वीडियो आ ही रही है। ठीक है, तो आप समझते रहिए और देखते रहिए। तो आज हम समझने वाले हैं तुगलक वंश को। तुगलक वंश में हम क्या क्या समझने वाले हैं, आइए चर्चा कर लेते हैं। तुगलक वंश, ठीक है, तो सबसे पहले जब हमने देखा था, जो इससे पहले हमने काल पढ़ा था, खिलजी वंश को पढ़ लिया था। ठीक है, तो खिलजी वंश के अंतिम शासक को हराने के बाद या उसकी हत्या करने के बाद एक नए शासक, नए राजवंश की उत्पत्ति होती है जिसका नाम है आपका तुगलक वंश। ठीक है, तो हम किन किन शासकों को आज पढ़ने वाले हैं उनको देखते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं, ये सबसे लंबे समय तक चलने वाला काल है। ठीक है, सबसे लंबे समय तक चला था। ठीक है, किन किन को पढ़ने वाले हैं वो समझते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गयासुद्दीन तुगलक को। गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक जो खिलजी वंश के अंतिम शासक को हराएगा और अपना राज्य दिल्ली पर स्थापित कर देगा। उसके बाद इसका लड़का आता है जिसका नाम होता है MBT। ये कैसा नाम है? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, अब इतना लंबा नाम मैं बार बार तो नहीं लिख पाऊंगा, तो आप इस तरह से याद रखें कि MBT फॉर मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो इसका एक और नाम है जोना खां। ठीक है, वो भी आप ध्यान रखें, जोना खां। ठीक, ये इसका बचपन का नाम है। फिर इसके बाद आता है इसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक यानी कि FST। ठीक है, हम इनको समझेंगे। फिर अंत में जो इसका अंतिम शासक होगा उसको हरा करके नए वंश सैयद वंश की स्थापना हो जाएगी। ठीक है, तो वो अभी बात की बात है। फिलहाल मेन ये जो 3 शासक हैं हम इनको समझेंगे। एक मेन शासक आएगा, वो नासिरुद्दीन आएगा। ठीक है, उसमें उसके समय में क्या होता है, तैमुरलक का आक्रमण होता है, वो हम अंत में देख ही लेंगे। तो मुख्यतः हमारे यही हैं, हम आज इनको समझते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप इसको लिख के आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले समझते हैं गयासुद्दीन तुगलक को। गयासुद्दीन तुगलक शाह, ठीक है, इसने अंतिम जो खिलजी शासक है उसकी हत्या कर दी और आ चुका है ये मैदान में। ठीक है, फिर क्या होता है, ये गाजी मलिक की क्या करता है, उपाधि धारण करता है। गाजी मलिक की उपाधि, ठीक है, उपाधि धारण की। अब गाजी मलिक का मतलब होता है जो काफिर होते हैं ना, काफिरों का घातक। ठीक है, यानी कि उनका अंत करने वाला, उनका नाश करने वाला, ये इसकी उपाधि भी है और इसने ये ली है। ठीक है, गाजी मलिक। फिर क्या करता है, ये अपना साम्राज्य विस्तार करता है। ठीक है, नहरों का निर्माण करवाता है। नहरों का निर्माण करवाता है। ठीक है, नहरों का निर्माण कराता है। साथ में ये जो बंगाल वाले क्षेत्र, जो खिलजी वंश के अंतिम शासकों ने वो क्षेत्र खो दिए थे, उनको जीतता है, यानी कि पूर्वी भारत को जीतता है। ठीक है, तो सीधी सीधी सी कहानी है और इसमें हम ये भी लिखेंगे कि ये फाउंडर है इसका, यानी कि संस्थापक है। ठीक है, संस्थापक तुगलक वंश का। ठीक, पूर्वी भारत को जीता और जब भी पूर्वी भारत को जीत करके वापस आ रहा था, ठीक है, तो रास्ते में क्या होता है, एक जगह होती है अफगानपुर। ठीक है, अफगानपुर दिल्ली के पास ही पड़ती है, थोड़ा सा दूर है वैसे ये, लेकिन है उसी मार्ग पर। तो अफगानपुर में क्या होता है, इसका जो पुत्र होता है जोना खां,
ठीक है। जोना खां एक इसके स्वागत में एक भव्य स्वागत करवाता है, मतलब कि भव्य स्वागत का आरंभ करता है, उत्सव का आरंभ करता है। ठीक है, तो वहाँ पे बैठा हुआ था और एक लकड़ी का वो महल बनवाता है। ठीक है, फिर वो क्या होता है, अचानक वो गिर जाता है। ठीक है, तो इसकी हो जाती है मृत्यु। ठीक है, कहाँ पे, द्वारा बनवाए गए महल में मृत्यु, महल में क्या हो गई, इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, और इसके समय में क्या है, जो गयासुद्दीन तुगलक है, इसके समय में एक प्रसिद्ध जो निज़ामुद्दीन औलिया हैं, ठीक है, वो थे समकालीन काजी निज़ामुद्दीन औलिया, निज़ामुद्दीन औलिया। ठीक है, दिल्ली में इनकी दरगाह भी है, औलिया। ठीक है, निज़ामुद्दीन औलिया। ठीक है, तो वो इनके समकालीन है और उस समय में, उस उत्सव में ये भी मौजूद थे। तो ये इन्होंने ही कहा था कि हुनूज दिल्ली दूरस्थ। ठीक है, किसको कहा था, वो कहा था, बहुत फेमस ये एक टैगलाइन के रूप में यूज़ होती कि हुनूज दिल्ली दूरस्थ, ठीक, यानी कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है। तो किसने कहा था, वो निज़ामुद्दीन औलिया ने। किसको कहा था, गयासुद्दीन तुगलक को कहा था। ठीक है, इसकी हो जाती है मृत्यु और इसकी मृत्यु के बाद जो नया शासक बनता है वो बनता है मोहम्मद बिन तुगलक। क्या करता है ये, अब इतिहास में कुछ ऐसे शासक हुए हैं जिनको इसलिए पढ़ा जाता है ताकि उनसे कुछ सीखा जाए। ठीक है, वैसे तो सब कुछ ऐसा ही होता है कि उनसे कुछ ना कुछ सीखा जाता है, लेकिन कुछ ऐसे शासक होते हैं कि उनसे वो बातें सीखी जाती हैं जो हमें नहीं दोहरानी होती है। कुछ शासकों की चीज़ें दोहरानी होती हैं हमें कि ऐसा करेंगे तो हमें ऐसा मिलेगा, वैसा करेंगे तो वैसा मिलेगा। लेकिन कुछ शासक ऐसे होते हैं कि उनसे ये सीखते हैं कि ऐसा ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे हम सीखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक से। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ये बहुत ज़्यादा समझदार, यानी कि दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा समझदार और विद्वान व्यक्ति था ये। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा विद्वान दिल्ली सल्तनत का बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, विद्वान, लेकिन उसके साथ इसे विद्वान पागल भी कहा जाता था, क्योंकि इसकी नीतियाँ ये करना कुछ चाहता था, होश कूद जाता था, यानी कि परिस्थितियाँ ने इसका साथ नहीं दिया। ठीक है, तो मेन बात यही थी, विद्वान, यानी कि इसे, इसकी जो जनता थी उससे पागल विद्वान भी कहती थी, पागल विद्वान। ठीक है, कौन कहती थी इसे, इसकी जनता। क्यों, क्योंकि परिस्थितियाँ इसके अनुकूल होती ही नहीं थी। तो अपने काल में कुछ ऐसे ऐसे काम करता है जिसका परिणाम इसका उल्टा ही मिलता है। ठीक है, तो इसके कार्यों को भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि जो मोरक्को है, मोरक्को से एक यात्री आता है इसके समय में जिसका नाम होता है इब्न बतूता। ठीक है, तो MBT के समय में मोरक्को यात्री, ठीक है, इब्न बतूता भारत आया। कहाँ आया, भारत आया। ठीक है, भारत आया और इसने एक बुक लिखी थी, बुक पूछ ली जाती है, रेहला। ठीक है, क्या लिखी, बुक लिखी जिसका नाम था रेहला। साथ में इस इब्न बतूता को MBT क्या करता है, अपने जो दिल्ली सल्तनत होती है वहाँ पे काजी बना लेता है, यानी कि इसको काजी बनाया सल्तनत में। ठीक है, यानी कि आप हमारे इस महल में आइए और हमें कुछ सलाह दीजिए, जो घूम घाम के आए हो तुम, नई नई बातें हमें सिखाइए। तो ये इस तरह से बातें करता था, क्योंकि पहले से ये बहुत कलाकार व्यक्ति था, विद्वान व्यक्ति था, तो इसे इन लोगों की कदर होती थी। ठीक है, तो इसको बुला लिया और काजी बना लिया। अब हम इसके कुछ कार्यों को देख लेते हैं कि क्या ये कार्य करना चाहता था जो इसके विपरीत ही हुए हैं। ठीक है, तो समझते हैं इसके कार्य को। MBT के कार्य, ठीक है, MBT के कार्य जिसमें सबसे पहले हम समझें तो इसने सबसे जो पहला काम किया था वो करा था
राजधानी परिवर्तन। सोचा क्या था इसने, सोचा ये था कि जो दक्षिण, इसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी पहुंचा दी थी। देवगिरी है दक्षिण यानी कि महाराष्ट्र वाले एरिया में, ठीक है। तो इसने सोचा था कि जो दक्षिण भारत के क्षेत्र हैं वहाँ पे मैं बेहतर नियंत्रण स्थापित कर सकता हूँ। सोचा तो बहुत बढ़िया, लेकिन जैसे वहाँ पे पहुँच गया फिर इसने देखा कि उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र से तो विदेशियों ने आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया। अब भूल सुधारी, वापस ले गया। तो परिणाम ये हुआ कि जो वहाँ की जनता थी उसने विद्रोह कर दिया कि हम इतनी दूर गए, सब कुछ सामान लेकर गए, अपना घर छोड़ के गए, वहाँ पे किसी और ने कब्जा कर लिया तो हम तो बेघर हो गए, क्या करा जाए, तो विद्रोह हुआ, ठीक है। तो पहले इसी को समझ लेते हैं। पहला कार्य था इसका राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन, ठीक है, अच्छे से लिखेंगे इसको। दिल्ली से देवगिरी, और देवगिरी का इसने नाम बदल के दौलताबाद कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया, दौलताबाद, ठीक है, दिख पा रहा है। अब हम समझते हैं कि कारण क्या था, क्यों किया था इसने ये। कारण, परिवर्तन का कारण, दक्षिण भारत पर बेहतर नियंत्रण के लिए, बेहतर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, ठीक है, ठीक है, समझ गए आप, स्थापित करने के लिए। अगर मैं आपको इसकी लोकेशन दिखाऊं तो ये आपका कुछ इस तरह से भारत मैंने बनाने की कोशिश करी है आपके लिए, ठीक है। अब दिल्ली यहाँ पर है, ये संभालता है उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र जो है, अधिकतर इसने इस क्षेत्र पे क्या कर रखा है, कब्जा कर रखा है, थोड़ा सा ऊपर भी। देवगिरी लगभग यहाँ पे है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि नीचे वाले क्षेत्र बचे हुए उनको पे भी अधिकार कर लूँ। दक्षिण वाला क्षेत्र भी काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ था, तो इसके मन में लालच ये था कि मैं दक्षिण वाले को भी क्षेत्र को भी अपने अंदर मिला लूँ। इसकी दूरी लगभग 1500 प्लस किलोमीटर थी, ठीक है। अब ये यहाँ से यहाँ तक गया, लोग परेशान हुए, लेकिन कोई बात नहीं, मान ली। उसके बाद इसने देखा कि बाहर से आक्रमण हो रहे हैं, वापिस चला गया, दिक्कत तो होगी ही, ठीक है। परिणाम क्या हुआ, असफलता के कारण, ये तो परिवर्तन के कारण थे, अब लिखेंगे असफलता के कारण, असफलता के कारण, के नहीं का कारण, ठीक है। ये कारण था उत्तर पश्चिम से होने वाले आक्रमण, पर नियंत्रण नहीं रख पाया। अब उस टाइम हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज तो हुआ नहीं करते थे कि आज यहाँ पहुँच गए कल वहाँ पहुँच गए, जाने आने में भी काफ़ी समय लगता था, एक महीना 2 महीना, या फिर कभी कभी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। मान लेते बरसात हो गई फिर क्या हो, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो इसलिए क्या हुआ, ये काम हुआ, वापस कर दिया। परिणाम क्या हुआ, परिणाम हुआ विद्रोह, परिणाम विद्रोह, जनता का विद्रोह, ठीक है, हो गया, समझ में आई बात। छोटी सी कहानी थी। नेक्स्ट, अभी कहाँ से आ गए साहब आप। दूसरा जो ये काम करता है, ये काम करता है कि जो सांकेतिक मुद्रा उसका प्रचलन करता है। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, मुद्रा का प्रचलन। अब क्या होता है कि लगभग 13वीं-14वीं शताब्दी के बीच में पूरे भारत में, भारत या विश्व में पूरे में चांदी, लोगों ने चांदी जमा करनी स्टार्ट कर दी, तो चांदी की कमी हो गई थी, ठीक है। तो चांदी के जो सिक्के चलते थे उस टाइम, तो उसने क्या करा कि जो कांसे के और तांबे के सिक्के होते हैं उनकी उतनी वैल्यू कर दूं जितनी सोने और चांदी के सिक्के की होती है। सोचा तो ठीक था कि वैल्यू तो बढ़ानी है, तो वैल्यू बढ़ाने की सोची। अब लोगों ने क्या काम करा, घर पे ही टकसाल खोल लिए और खुद ही सिक्के ढालना स्टार्ट कर दिए। नुकसान हो गया भाई को, ठीक है। फिर से क्या हुआ, इसे बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। तो कारण,
ठीक है। प्रचलन का कारण ये था चांदी की कमी होना, ठीक है। इसके समय में, तात्कालिक समय में चांदी की कमी होना, ठीक है। असफलता के कारण, क्यों असफल हुआ? असफलता के कारण, ठीक है। असफलता का कारण ये था कि लोगों ने, जनता ने, ठीक है, चांदी की कमी होना, जनता ने नकली सिक्के ढालना शुरू किए, ठीक है, ढालना शुरू कर दिए। चांदी की कमी होना, एक हुआ क्या था वो भी लिख लेंगे आप, इसी के बीच में थोड़ी सी जगह कम है, आप मैं बोलता रहूँगा, आप समझते हुए लिख लेना, ठीक है। चांदी की कमी होना और चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाना, ठीक है, तांबे के सिक्के चलाना, ठीक है। ये चलाया इसने। एक लाइन बीच में और लिखेंगे, समझते रहना और समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। सिक्के चलाना जिनकी कीमत बराबर होगी, चांदी के बराबर होगी, चांदी के सिक्कों के बराबर होगी, ठीक है। तो ये तो इसने किया था असफलता के कारण कि घर में लोगों ने सिक्के ढालना स्टार्ट कर दिए। तो परिणाम क्या हुआ? परिणाम लिख लेंगे। इसने क्या कहा, अब जितने सिक्के मैंने चालू कर दिए हैं वो मुझे वापस कर दीजिए, मैं उनके बदले में चांदी के सिक्के दूंगा, ठीक है। तो सिक्के वापस लेकर चांदी के सिक्के देने पड़े, चांदी के सिक्के देने पड़े, ठीक है। तो ये भी एक सोची तो बहुत आगे की थी, लेकिन क्या करें, खुदा की मर्जी यही थी, ठीक है। साथ में अब इसने ऐसा काम पहली बार तो नहीं किया था, इसने कहीं ना कहीं से तो प्रेरणा ली होगी। तो हम देख लेते हैं, एक नोट बना करके आप लिख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन चीन में हुआ। कहाँ हुआ था? चीन में हुआ, ठीक है। और वहाँ पे ये सफल भी हुआ था, तो इसने उसके बारे में सुना था और आगे बढ़ा था। दूसरा था ईरान में पहली बार कागजी सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग हुआ, ठीक है, मुद्रा का प्रयोग। तो सबसे पहले कहाँ हुआ था? ये चीन में होता। उसके बाद कागज पर, वहाँ पे कागज पे नहीं होता, कागज पे यहाँ हो गया, ठीक है। तो कागज पे क्या हो गया? प्रयोग हो गया। तो दोनों जगह से उसने शिक्षा ली थी और तभी उसने यहाँ पे अप्लाई करने की सोची, लेकिन किस्मत खराब थी बाबूजी की। आगे चलते हैं। अब उसने क्या करता है, ये चीज़ें तो हो गई, फिर क्या करता है वो? एक खुरासान अभियान करता है। क्या करता है? खुरासान अभियान। अब ये क्या है? अब ये जो क्षेत्र है, खुरासान क्षेत्र है, ये हमारे उत्तर वाले क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। तो जो आपका वो है ना हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र, वहाँ पे लगभग ये क्षेत्र पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है? चीनियों का आक्रमण हो रहा था। तो चीनियों के आक्रमण को रोकने के लिए क्या करता है? वहाँ पे अभियान करता है,
रास्ता इतना दुर्गम था, किसी ने देखा नहीं था, किसी को पता नहीं था कि इतने दुर्गम रास्ते से हमें गुजरना पड़ सकता है। 10,000 सेना लेके पहुंचा, वहाँ पे इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई, लोग मरने लगे इसके पथरीले रास्तों पे, ठीक है, सर्वाइव नहीं कर पाए। वापस जब आए तो लगभग 10-15 सैनिकों के साथ ही आया, ऐसा किंवदंती है, लेकिन हुआ यही था। तो जो उनके घर वाले थे उन्होंने भी फिर से विद्रोह कर दिया, बेचारे की किस्मत खराब हो गई, ठीक है। तो अभियान कारण क्या था? कारण यह था हिमालय वाले, हिमालय यानी कि हिमाचल प्रदेश वाला, वो इधर को ही है ना, ठीक है, तो आप समझते होंगे। हिमालय वाले क्षेत्रों पर चीनी प्रभाव को रोकना, ठीक है, चीनी प्रभाव को रोकना। तो चीन से तो हम आज से परेशान नहीं है, तब से परेशान है, ठीक है। तो ये चीन तब से ही ऐसा करता है। असफलता का कारण, असफलता का कारण दुर्गम मार्ग, दुर्गम मार्ग व, अब ऊपर चढ़, मतलब कि इस वाले क्षेत्र में ज़्यादा ठंड होती, इसकी तैयारी प्रॉपर थी ही नहीं, ठीक है। दुर्गम मार्ग व अत्यधिक ठंड, ठीक है। सैनिकों की हो गई मृत्यु, सैनिकों की मृत्यु, ठीक है, मृत्यु हो गई, यानी कि ये क्या हो गया? अभियान असफल हो गया, अभियान असफल, ठीक। नेक्स्ट क्या अभियान करता है? नेक्स्ट ये क्या करता है, इसने सोचा था कि जो कर है, यानी कि कर टैक्स लिया जाता है, जो कृषि कर है वो दोआब वाले क्षेत्र में बढ़ा दिया जाए। क्योंकि दोआब वाला क्षेत्र अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो दोआब का मतलब होता है कि दो नदियों के बीच का क्षेत्र, जैसे ये मान लेते हैं गंगा, ये यमुना है, और इनके बीच का जो क्षेत्र है वो काफ़ी उपजाऊ होगा, ठीक है, जलोढ़ मृदा आएगी, पानी की कमी नहीं होगी वहाँ पे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो क्या होगा, ये क्षेत्र काफ़ी उपजाऊ होगा। अब इन क्षेत्र में कर बढ़ाना कोई बेकार बात नहीं थी, लेकिन क्या हुआ, जो इसके सैनिक थे, ठीक है, वो इम्प्लीमेंट कर रहे थे, तभी अकाल पड़ जाता है, किस्मत फिर बेकार होगी इसकी, ठीक है। तो अकाल पड़ गया और इसके सैनिक जो देखभाल कर रहे थे कि हाँ ठीक से हमें टैक्स कलेक्ट करना है, उन्होंने इस बात से कोई मतलब नहीं था कि हाँ क्या करा जाए, मतलब कि ये राजा से बात कर ली जाए कि अकाल पड़ गया क्या हुआ। उन्होंने बलपूर्वक जो किसान थे उनसे टैक्स वसूला, टैक्स वसूलने पे जनता का फिर विद्रोह हुआ, ठीक है। दोआब वाला क्षेत्र आप समझ गए, तो हम समझ लीजिए जो दोआब क्षेत्र में, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, ठीक है, कर की वृद्धि करना, कर की वृद्धि। कारण क्या था? कारण ये था दोआब क्षेत्र अधिक उपजाऊ, क्या होता है वो? अधिक उपजाऊ होता है, ठीक है, दोआब क्षेत्र का अधिक उपजाऊ होता है। लेकिन असफलता का कारण, असफलता का कारण, असफलता का कारण अकाल पड़ना, अकाल पड़ना, अकाल पड़ गया, ठीक है। अब अकाल पड़ने पे सैनिकों द्वारा बलपूर्वक जनता से कर वसूलना, ठीक है, कर वसूलना। जनता से ज़बरदस्ती कर वसूला गया तो जनता क्या करेगी? अब उनके पास है नहीं देने के लिए, फिर भी वो दे रही है, तो क्या करती है वो? जनता विद्रोह कर देती है फिर। तो परिणाम क्या हुआ इसका? परिणाम हुआ, परिणाम जनता का विद्रोह, जनता का विद्रोह। तो बेचारा ये ऐसे ही रहा, ठीक है। तो इतिहास में ये सबसे ज़्यादा विद्रोह इसके समय में हुए और ये इसलिए फेमस भी है, यानी कि इतिहास में सर्वाधिक विद्रोह एमबीटी के समय में हुए, एमबीटी के समय
हुए। ठीक है, इसके समय में सबसे ज़्यादा विद्रोह हुए। अब क्या, ये तो उसने इसके कार्य हो गए। नेक्स्ट क्या होता है कि जब ये देवगिरी से वापस आ रहा होता है, दिल्ली अपनी राजधानी परिवर्तित कर रहा होता है, तो इसमें इतनी बड़ी क्षमता नहीं होती, क्योंकि जनता का विद्रोह चल रहा है, तो इतनी क्षमता नहीं होती कि वापस जाए। ठीक है, तो वापस दक्षिण भारत में क्या होता है, दो नए साम्राज्यों की स्थापना होती है, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। वो किसके समय में होती है, वो इसी के समय में होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लिखेंगे दो नए साम्राज्यों की स्थापना, साम्राज्यों की स्थापना। ये क्वेश्चन बन सकता है कि किसके समय में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई, तो वो हुई थी एमबीटी के समय में। ठीक है, तो कैसे हुई स्टार्ट वो देखते हैं। तो 1337 ईस्वी दक्षिण भारत, यानी कि जो देवगिरी से दक्षिण वाला क्षेत्र है वहाँ पर दक्षिण भारत में हरिहर बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, विजयनगर की स्थापना। ठीक है, स्थापना हो गई। कब हुई, 1337 में। किसके समय में हुई, एमबीटी के समय में। नेक्स्ट 1347 यानी कि ईस्वी में एक नए साम्राज्य की स्थापना होती है दक्षिण भारत में ही। बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, साम्राज्य की स्थापना। ठीक है, दिख पा रहा है आपको, दिख ही रहा होगा। ठीक है, बहमन शाह ने क्या कर दिया, बहमनी साम्राज्य की स्थापना कर दी। दिल्ली सल्तनत के बाद हम जो समझने वाले हैं वो इन्हीं दोनों चैप्टर्स को समझेंगे, विजयनगर व बहमनी साम्राज्य। ठीक है, बहमनी साम्राज्य को। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया किसके समय में, एमबीटी के समय में। ठीक है, तो ये काम हो रहा था किसके समय में, एमबीटी के समय में। नेक्स्ट जब इसकी मृत्यु हो जाती, इसकी मृत्यु ये एक विद्रोह को दबाते हुए सिंध पहुंच जाता है। ठीक है, सिंध के एक थट्टा क्षेत्र में, सिंध के थट्टा क्षेत्र में क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मृत्यु हो गई कहाँ पर, थट्टा क्षेत्र में। ठीक है, तो अब क्या होता है, इसके साथ गया हुआ है इसका चचेरा भाई। ठीक है, चचेरा भाई क्या बन गया, सुल्तान बना। वहीं पे बना दिया हाथों हाथ, बनो। ठीक है, कौन था इसका चचेरा भाई, वो था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसका फिरोज शाह तुगलक। इसका 2 बार राज्याभिषेक होता है। कितनी बार जी, 2 बार। 2 बार क्या होता है, राज्याभिषेक। ठीक है, राज्याभिषेक 2 बार कहाँ, एक तो थट्टा में होगा, फिर वापिस जब ये दिल्ली आ जाएगा तो दिल्ली में भी करवाएगा। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत का ये पहला राजा, दिल्ली सल्तनत का बोल रहा हूँ मैं, पूरे भारत में पूरे इतिहास में कई ऐसे राजा हुए, जैसे शिवाजी महाराज भी होंगे, उन्होंने अपना 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया। ठीक है, तो राज्याभिषेक एक तो हुआ थट्टा में, थट्टा, ठीक से लिख लेते हैं इसको, थट्टा में। ठीक है, दूसरा जब ये दिल्ली वापस आता है तो दिल्ली में। ठीक है, 2 बार इसने राज्याभिषेक करवाया। अब क्या करेगा, जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसके समय में जनता बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई थी। अब फिरोज शाह तुगलक आएगा और फिरोज शाह तुगलक क्या करेगा, लोगों को मनाने की कोशिश करेगा कि बहुत सारे ऐसे प्रलोभन देगा जिससे लोग आएंगे, उससे जुड़ेंगे। ठीक है, अब जो एमबीटी था वो थोड़ा सा लिबरल टाइप का व्यक्ति भी था, कि मतलब हिंदू मुस्लिम को मानता था, मतलब कि ठीक ठाक है, दोनों के लिए भलाई के काम करता था। वो
मोहम्मद बिन तुगलक उनके होली की में भी भाग लेता था, होली भी मनाता था, ठीक है, तो वो समझता था बराबर। लेकिन ये क्या करता है, इसे जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या इस टाइम दिल्ली में है वो मुस्लिम वर्ग की हो चुकी थी, तो उनको बहुत ज़्यादा खुश करने के लिए ये जजिया कर वगैरह भी लगाता है, जो ब्राह्मणों पे पहले नहीं था फिर लग जाता है, इसके समय में लगता है, वो अभी देखेंगे हम, ठीक है। 2 बार इसका राज्याभिषेक हो गया, ठीक है। फिर ये क्या करता है, उलेमा वर्ग को खुश करता है। कैसे खुश करेगा, उन्हें ऊंचे ऊंचे पद पर बैठा करके, ठीक है। खुश करता है कैसे, ऊंचे पद पर आसीन करके, ठीक है, आसीन करके, ठीक है, ये खुश हो जाएंगे। साथ में वो सेना को भी और जो इक्तेदार हैं उनको भी खुश कैसे करेगा, उनको खुश करने का जो तरीका अपनाता है वो ये है कि सेना व इक्तेदारों के पद वंशानुगत कर देता है। क्या करता है, वंशानुगत किए। वंशानुगत से मतलब यानी कि जो राजा, मतलब कि जो पहले इक्तेदार है उसका बेटा क्या बन जाएगा, फिर वो भी इक्तेदार हो जाएगा, फिर उसका बेटा भी, ठीक है। तो उसने क्या कर दिया, वंशानुगत कर दिया, सेना यानी कि जो सैनिक होते थे और इक्तेदारों को भी, ठीक है। तो ये इसने किया। अब हम करों की बात करें तो ये कुछ कर भी लगाता है, यानी कि सबसे पहले तो इसने 24 करों को समाप्त किया, ठीक है, समाप्त किया, यानी कि छोटे छोटे जो छुटके मुटके कर थे 24, उसने उसको समाप्त कर दिया और कुछ बड़े जो कर थे उनको रहने दिया, जैसे खराज, खराज, ठीक है, खुम्स, ठीक है, जजिया और जकात, ठीक है। तो ये बड़े बड़े कर इसने लगे रहने दिए, ठीक है। इसको हम याद कर सकते हैं ख का स्क्वायर और इसको याद कर सकते हैं j का स्क्वायर। ये तो जस्ट ऐसे ही है, आप ऐसे याद करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, मैंने ऐसे याद कर लेते हैं, ठीक है। खुम्स, खराज और जकिया और जकात। जो जजिया कर है पहले ब्राह्मणों पर नहीं लगता था, अब ये ब्राह्मणों पे भी लगने लगा, यानी कि FST ने जजिया कर को ब्राह्मणों पर भी लागू किया, ठीक है। यानी कि गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला क्या था, ये कर था, ठीक है। तो आप मोटा मोटा इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब करों की समाप्ति होगी, अब ये कुछ ऐसे नगर बसाएगा, ठीक है, कुछ अपने भाइयों के नाम से बसाएगा, कुछ अपने नाम से बसाएगा, तो कुछ नगर बसाता है। तो इसकी नगरों को देख लेते हैं कि नगर कौन कौन से बसाए। नगरों का निर्माण, यानी कि नए नगरों का क्या करता है, ये निर्माण करता है। अब निर्माण करने का मतलब ये नहीं कि कुछ नया करके देगा, जहाँ पर ये अपना एक बड़ा सा किला बना लेगा, 2-4 अपने काम की चीज़ें रखवा लेगा आसपास, तो वहीं पे जनता आकर बसने लगती है, ठीक है। तो इसी तरह से इसने क्या करा, जैसे फिरोजपुर, ठीक है, फिरोजपुर, फिरोज़ाबाद, ठीक है। साथ में जोना खां, यानी कि जो इसका भाई था जोना खां बेटी, उसके नाम पर जौनपुर बसाता है, जौनपुर, ठीक है। एक क्षेत्र है हरियाणा में हिसार, तो हिसार बसाता है, हिसार, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। दिल्ली में फिरोज शाह एक किला बनवाता है, दिल्ली में फिरोजाबाद किला, ठीक है, इस नाम से ये क्या बनाता है, किला बनवाया,
बनवाया, जिसे बाद में हम फिरोज शाह कोटला के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ये, ठीक है, बनवाया। समझ में आया। फिर अब ये क्या करता है, नहर जो इसके समय में काफ़ी नहर भी बनती है, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक ने भी बनवाई थी और इसने भी बनवाई। इसने नहरों पे भी टैक्स लगा दिया, ठीक है। तो नहरों पर कर लगाया, कर लगाया। साथ में क्या करता है, जो कुतुब मीनार थी, ठीक है, तो कुतुब मीनार की मरम्मत करवाता है। कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई, ठीक है, कुतुब मीनार की मरम्मत करवा दिया, ठीक है। तो ये कुछ इसने फेमस इस तरह से कार्य किया। अब क्या इसने कोई क्षेत्र नहीं जीता, क्षेत्र भी जीता, लूट भी मचाई, ठीक है। वो भी देख लेते हैं कौन कौन से इसने क्षेत्र जीते। पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र बार बार क्या हो जाता है, बिछड़ जाता है इनके समय में, क्योंकि विद्रोह हो रहा है तो वहाँ के लोग हट जाते हैं। तो ये बंगाल वाले क्षेत्र को दोबारा जीतता है, यानी कि बंगाल पर विजय प्राप्त की, ठीक है, विजय प्राप्त की है। अब हम देखते हैं कि जो पहले वाला बंगाल है वो बंगाल, पूरा बंगाल है, और उड़ीसा वाला भाग भी उसके अंतर्गत आता है। और उड़ीसा में एक जगन्नाथ मंदिर है, सबने ध्यान होगा, सबको ध्यान होगा। तो ये वहाँ जाता है और जगन्नाथ मंदिर को लूटता है, ठीक है। तो FST ने जगन्नाथ हिंदू मंदिर को लूटा, ठीक है, हिंदू मंदिर को लूट लिया। अब ये हिमाचल वाले क्षेत्रों में भी जाता है, ठीक है, क्योंकि अब FST वो मोहम्मद बिन तुगलक वहाँ गया था, तो उसने देखा था इधर तो मामला ख़राब है, तो वो उसने स्टार्ट कर दिया था वहाँ पे रोड वगैरह बनवाना, बसावट स्टार्ट करवा दी थी, ठीक है। तो ये जाता है हिमाचल हिमाचल प्रदेश में एक आपने सुना होगा ज्वाला मंदिर, ठीक है। तो ज्वाला मंदिर को भी ये जाके लूटता है। हिमाचल ज्वाला मंदिर लूटा, ठीक है, ज्वाला मंदिर लूटा। वहाँ पे क्या होता कि संस्कृत एक विद्यालय था, तो संस्कृत की बहुत सारी किताबें रखी थी वहाँ पे, ठीक है। तो संस्कृत की रचनाओं का फारसी में अनुवाद करवाता है, ठीक है, लौट करता है फिर अनुवाद करवाता है। संस्कृत रचनाओं को लूटा, वह फारसी में अनुवाद कराया, फारसी में अनुवाद करवाया, ठीक है। तो ये इसके समय में बहुत ज़्यादा जो फेमस काम हुए वो हमने लिखे, देखे, समझे, और किस तरह से क्या, किसके बाद क्या हुआ वो हमने लिंक भी जोड़ करके देखा, ठीक है। इसके बाद जो अंतिम शासक आता है, अंतिम नहीं है लेकिन बीच में एक ऐसा शासक आता है जो अयोग्य शासक है, और उसके समय में तैमूर लंग का आक्रमण होता है, ठीक है। यानी कि एक शासक है नादिर शाह, वो नासिरुद्दीन, ठीक है, नासिरुद्दीन शाह, ठीक है, तुगलक शाह, नासिरुद्दीन तुगलक शाह, ठीक है। ये अंतिम मुख्य शासक है। इसका मुख्य भी क्या कहेंगे, जब नादिर शाह वो तैमूर लंग का आक्रमण होता है तो ये अपनी दिल्ली छोड़ के भाग जाता है, ठीक है। तो लगभग 1398 ईस्वी में भारत पर तैमूर लंग का आक्रमण हुआ, ठीक है, तैमूर लंग का, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है, का आक्रमण हुआ। अब इससे हमें दो सवाल बन सकते हैं। तैमूर लंग का आक्रमण किस शासक के समय में हुआ, तो आप लिखेंगे नासिरुद्दीन तुगलक शाह के समय में हुआ।
कौन से राजवंश के समय पे हुआ, तो आप लिखेंगे तुगलक वंश के समय में हुआ। कब हुआ, तो आप ये लिखेंगे 1398 ईस्वी में हुआ। तो इससे बहुत सारे सवाल इस तरह से बन सकते हैं। अब ये दिल्ली आता है, नासिरुद्दीन क्या करता है, छोड़ के भाग जाता है। कहाँ पे, देवगिरी की तरफ एक इसका मित्र होता है, तो वहाँ पे जाके ये शरण ले लेता है। ठीक है, वहाँ पे भाग गया। अब 1-2 महीने जितना भी तैमूरलक वहाँ पे रहा, तो उसने जम के लूटा दिल्ली को। उसने जो हिंदू शासक थे, हिंदू वर्ग था, उनको बहुत ज़्यादा मारा पीटा। ठीक है, काटा फाटा, मृत्यु ही कर दी। ठीक है, तो वो नहीं देखता था कि कहाँ छुप रहे हैं, किस तरह से। मस्जिदों में भी अगर वो छुप रहे हैं तो वहाँ से भी उनको निकलवा के मारा जा रहा था। तो उसने खूब कत्लेआम किया। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। फेमस क्या, बदनामी है। ठीक है, तैमूरलंग का आक्रमण कब हुआ, 1398 ईस्वी में हुआ। किसके समय में हुआ, नासिरुद्दीन तुगलक के समय में आता है। फिर ये वापस चला जाता है, जितना भी इसे लूटना था लूटा। फिर चूहा बिल से बाहर आता है और वापस से दिल्ली में कहाँ पहुँच जाता है। ठीक है, तो ये इसका अंतिम काम था, जो भी प्रमुख था। बाद वाले जितने भी शासक आए वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे। ठीक है, लेकिन जो अंतिम शासक होगा उसकी हत्या करके एक नए वंश की स्थापना होगी, सैयद वंश की। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जो हम आएगी वो सैयद वंश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सैयद वंश और जो लोधी वंश होगा उन दोनों वीडियो एक ही वीडियो में दोनों को हम समझ लेंगे। साथ में इससे संबंधित कुछ जो पॉइंट होंगे, मतलब कि पूरी दिल्ली सल्तनत से संबंधित कुछ ऐसे पद होंगे जिनको बारे में हमें पढ़ना होगा। ठीक है, तो कुछ प्रशासनिक प्रथा भी देख लेंगे किस तरह से क्या थी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। कुछ नहीं समझ में आया है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खाली है, कृपया करके कमेंट करके बताइए कि हमें ये चीज़ें नहीं पता चली है, तो मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में उसका निवारण कर दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, चलते हैं।